नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर की आधारशिला रखी और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। हरिवंश जी, स्वागत है आपका राज्यसभा। धन्यवाद कीर्ति जी। सर, आज नया संसद भवन, उसकी आधारशिला रखी गई। नया संसद भवन, नया भारत, नई उम्मीदें, आगे क्या रास्ता है? दरअसल मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा पहले। जैसे 1927 में इसका उद्घाटन हुआ, इस बिल्डिंग का, जो हमारी पुरानी संसद जहाँ से काम करती है। 1956 में इसमें 2 अतिरिक्त तल जोड़े गए। आज इस संसद भवन के स्वरूप का विस्तार करना चाहें, बढ़ी हुई जरूरतों के अनुसार उपयोग करना चाहें, तो अब उसकी सीमा लगभग पूरी हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अपनी आज़ादी के लगभग 70 वर्षों बाद ब्राजील ने राष्ट्रीय कांग्रेस भवन का निर्माण किया। 1776 में नए स्वरूप में आने के बाद अमेरिका ने 25 वर्षों बाद अपनी राजधानी भवन का अनावरण किया। इसी तरह स्वतंत्रता के 87 वर्षों बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में लोक संसद भवन का अनावरण हुआ। भारत अपनी आज़ादी के बाद 75 वर्षों बाद 2022 में नए संसद परिसर में वहां से अपना काम शुरू करेगा। यह एक महत्वपूर्ण फर्क है कि जो संसद भवन हमारी पहले रही है, जहां ऐतिहासिक काम हुए, जहां के ईंट ईंट में इतिहास दर्ज है, आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान निर्माण से लेकर हमारे महान नेता जहां रहे, अब वह लगभग हमारी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रही। इसलिए नए देश की जन आकांक्षा के अनुरूप नई संसद का निर्माण एक बहुत पहले से चली आ रही जरूरत थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी। सर, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की छवि हमें नए संसद भवन परिसर में दिखेगी। क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है या यहाँ की जो हमारी जितनी भी कल्पना रही है, उसका प्रतिबिंब हम किस तरह से देखेंगे? दरअसल नए संसद भवन की जो पूरी परिकल्पना है, उसमें जो हमारे देश के लिए प्रतिबिंब करने वाली चीज है, कहावत है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वह पूरी लोक संस्कृति, अलग अलग राज्यों की, उसकी पूरी चीजें, संविधान का पूरा उसका इतिहास, उसकी यात्रा, सब कुछ वहां रिफ्लेक्ट करने वाला है। साथ ही आप देखें कि आजाद भारत में जिस रूप में दुनिया बदली है, उसकी जो जरूरतें बढ़ी हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। पहली चीज, जब हम आजाद हो रहे थे तो हमारी आबादी लगभग 30-40 करोड़ के आसपास थी। आज हम 135 करोड़ की आबादी वाले दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और कुछ ही वर्षों में यह आकलन है कि हमारी आबादी दुनिया की सबसे अधिक आबादी होगी। जबकि हमारा भौगोलिक आकार काफी कम है उन देशों के अनुपात में। जैसे अमेरिका है 35 करोड़, लेकिन 5 गुना हमसे इलाके में है। चीन 3 गुना है। तो हमें अधिक से अधिक दुनिया की आबादी की समस्याओं को कम जगह में कैसे एड्रेस करना है, ये मैनेजमेंट का जो वो है, तो उसके लिए किस तरह से नई सुविधाएं हमारे संसद भवन में हो, उसकी परिकल्पना है। दुनिया, जब भारत आजाद हो रहा था तो कृषि युग से लगभग इंडस्ट्रियल युग में आगे बढ़ चुकी थी। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू किया, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आया। कृषि का दौर खत्म होने के बाद फिर इंडस्ट्रियल एरा में भी नया दौर आया, जिसे आप कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन का दौर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का दौर, कंप्यूटर एरा का दौर कहते हैं। और कम्युनिकेशन ने दुनिया को एक कर दिया। टेक्नोलॉजी से नई दुनिया बन रही है। तो उस डिजिटल वर्ल्ड के लिए हमारी संसद कैसे काम करे, हमारी पूरी व्यवस्था कैसे काम करे, सारी व्यवस्था नए परिसर में होगी। कैसे डिलिमिटेशन के बाद 2026 में हमारे सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है लोकसभा में, उसकी बैठने की संख्या अगर आज आप बढ़ाना चाहें तो पहले दीवार तोड़कर बढ़ाया जा चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है। लोकसभा की वही स्थिति है। उसी तरह राज्यसभा में, वहां भी अब जो नए बैठने के लिए लोग आएंगे डिलिमिटेशन के बाद 26 में, उसकी जगह नहीं है। तो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ
इस नए संसद की नींव रखी गई और इसमें इतनी सारी सुविधाएं, सिक्योरिटी की, साथ ही पुस्तकालय की, ई विधान की, ई लाइब्रेरी की और मॉडर्न गैजेट्स, टेक्नोलॉजी से कैसे इफिशियंसी बढ़ सके इतने बड़े देश को चलाने के लिए, वो सारी परिकल्पना है। साथ ही आज जो विजिटर्स आते हैं लोकसभा या राज्यसभा सांसदों से मिलने के लिए अपने अपने इलाकों से, तो उन्हें जो मौजूदा संसद के परिसर में आने में दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों को एड्रेस किया जा सके इस नए संसद भवन के परिसर में। उन सारी चीज़ों की एक बेहद सुचिंतित परिकल्पना है, किस तरह सांसदों की इफिशियंसी बढ़े, उनके लिए अलग दफ्तर, उनके से जो मिलने लोग आएंगे उनकी अलग व्यवस्था। ये पूरी चीज़ें मिलाकर आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे और इफिशियंट हो, इसकी पूरी परिकल्पना इस नए संसद भवन में कीर्ति जी की गई है। सर, इसके पीछे अगर हम एक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको याद होगा कि लगातार जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि इसको एक्सपैंड किया जाए, इसको मॉडर्नाइज किया जाए। बल्कि सभापति वेंकैया नायडू तो लगातार ये भी बताते रहे कि जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो किस तरह से कई सांसद आए, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि संसद भवन को मॉडर्नाइज करना चाहिए। ऐसे में मॉडर्नाइजेशन की कितनी आप ज़रूरत देखते हैं? दरअसल जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया था, दुनिया में जो लोग फ्यूचरोलॉजी का अध्ययन करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी और सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के अनुसार दुनिया जिस गति से बदल रही है उसका असेसमेंट करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे जीवन काल में वो बड़े परिवर्तन होने हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो 20,000 वर्षों में पिछले हुए हैं। उसमें साइमन कुजनेट्स का मैं पुनः उल्लेख करना चाहूंगा। अब इतने बड़े बदलाव की जहां पर दुनिया में गुंजाइश हो गई है, संभावना बन गई है, भारत के इस बदलाव में पीछे छूट जाएगा। हमारी यहां पुरानी मान्यता रही है कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप अगर आपने अपने को नहीं बदला तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमारी संसद जो नई बन रही है उसमें अत्याधुनिक ढंग से प्रबंधन का जो कामकाज, भारत को आत्मनिर्भर भारत, भारत को दुनिया की एक ताकत और पहचान वाला भारत बनाने के लिए जो काम होना चाहिए, उस काम की दृष्टि से जो उसमें आवश्यक चीजें थी वो सारी व्यवस्था करने की फ्यूचरिस्टिक प्लान उसमें शामिल है। आखिर में सर आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात की कि किस तरह से राज्यसभा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करता है। उन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट बात कही कि जब राज्य मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। आगे किस तरह से और फोकस होना चाहिए स्टेट्स पर? दरअसल माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण ही अत्यंत प्रेरक रहा और उसमें कैसे आज इसमें लगभग जो आज की तारीख में जितने सांसद बैठ सकते हैं उससे 150% अब अधिक बैठेंगे। हमारे डिलिमिटेशन के बाद जो सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है उसका भी आपने देखा होगा, लगभग इसमें 1224 एमपी एक साथ बैठेंगे, लोकसभा के 888 और राज्यसभा का 384। तो डिलिमिटेशन के बाद हमारे जो आने वाले सांसद होंगे उनकी कोई परिकल्पना पहले रही भी होगी तो पूरी होने की तैयारी नहीं थी, आज वो तैयारी हुई। साथ ही प्रधानमंत्री जी के भाषण का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में आप ये परिचर्चा सुनते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र का मॉडल है ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। हमने पश्चिम से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया, हमने अमेरिका से लिया, हमने यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों से हमने उसको लिया। पर प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक संदर्भों से अनेक तथ्यों को देकर बताया कि कैसे नहीं, यह देश से, यह भारतीय कल्पना है, भारत से लोकतंत्र का उद्गम हुआ और इसके लिए अनेक उदाहरण उन्होंने गिनाए। जैसे उन्होंने शुरू किया कर्नाटक से वासवा की परंपरा, उन्होंने कैसे लोक मीटिंग आयोजित किए, फिर तमिलनाडु का एक अद्भुत उदाहरण दिया जहां ग्राम पंचायत की कल्पना थी, जहां यह भी व्यवस्था थी कि लोक प्रतिनिधि अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते तो उनको वापस बुला लें या उनको फिर हम जीतने न दें। और इतिहास में वो पीछे गए, बुद्ध के जमाने का, मौर्य काल के जमाने का, लिच्छियों का, बिहार का लिच्छवी गणराज्य जो था, और उन्होंने इसके साथ बताया कि लोक शब्द, गणराज्य शब्द, गण शब्द, ये सारी भारत की परंपरा से निकली हुई चीजें हैं। तो जहां लोकतंत्र की इतनी मजबूत जड़ें हैं उस देश में कैसे लोकतंत्र और मजबूत हो, इसके लिए भवन काम करेगा। दुनिया में लोग इस भवन के कामकाज से इस ऐतिहासिक स्थापना को, जिस पर जो धुंधला
धुंधली परत पड़ गई थी, आज प्रधानमंत्री ने वो परत हटा करके दुनिया को संदेश दिया कि लोकतंत्र का जनक भारत है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल नहीं। और हमारा लोकतंत्र का उद्गम गांवों के गणराज्य से हुआ है, पंचायतों से हुआ है। और हमारे यहाँ कैसे स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है कि अगर संपत्ति की घोषणा लोक प्रतिनिधि नहीं करता है पंचायत स्तर पे, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी भारत से निकला। तो प्रधानमंत्री जी के आज का भाषण अत्यंत प्रेरक और एक तरह से इतिहास के परत से जो अध्याय पीछे धुंधला पड़ गया था, उससे पर्दा हटाकर दिखाया कि लोकतंत्र का जनक भारत कैसे रहा। बिल्कुल सर, और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हम नए भारत की परिकल्पना करते हैं और जब नया भारत अपनी एनिवर्सरी मनाएगा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारे पास नया संसद भवन परिसर होगा। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके लिए गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, ऐतिहासिक क्षण है।